हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? आपने देखा होगा हम पिछली बार बहुत सारी वीडियोस लेकर आए हैं यूजीसी के एग्ज़ाम को लेके। यूजीसी के एग्ज़ाम में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, तो ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा और पूरे नंबर आ जाएंगे आपके रीजनिंग में अगर आप ध्यान से करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यूजीसी के पेपर में रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस जैसे पेपर में आते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का मुझे बताना है, इसके आगे क्या आएगा। हाँ जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो मेरा उत्तर आ गया डी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है मेरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्या होता है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो चलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का चार्ट बनाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, मेरी ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक मैन नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ऐसे, उसने लिया 90 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज, हाँ जी, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती है ऐसे, ठीक है। तो घड़ी चलती है ऐसे, तो मुझे क्या बताना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 90 डिग्री। अब देखिए ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। फिर उसने 180 डिग्री लिया एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब देखिए 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डी देखा आप सबने, तो बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। तो ये आ गया 180 डिग्री। फिर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ आ गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया? तो कौन सी डायरेक्शन है ये? साउथ ईस्ट। एक बंदा नॉर्थ वेस्ट खड़ा है, फिर 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री टर्न लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना टर्न लिया? 90 डिग्री। तो कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट। चलें अगला प्रश्न है, इसमें से अलग सा वर्ड बताएं, ऑड वन आउट। तो 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो बताना है। अब 12 से 42, अगर मैं ध्यान से देखूं 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। तो 24 का रिवर्स 42। तो ये ठीक है मेरा, इसमें ये चीज़ हो रही है। अगले में चेक करते हैं, 14 इंटू 2 28। तो 28 का रिवर्स कितना हो गया? 82। हाँ जी, 23 इंटू 2 64। तो 46। 46 का रिवर्स 64। अब यहाँ देखें 36 इंटू 2 72। तो इसका रिवर्स कितना होएगा? 27। तो क्या आ जाएगा? 27। तो ये नहीं आ रहा। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया? अपना डी फिगर। चले अगला प्रश्न है, फाइंड दी ऑड वन आउट। तो इसमें अलग कौन सा है ये बताएं। फादर सन, फादर सन मतलब जनरेशन गैप। मदर डॉटर, इसमें भी जनरेशन गैप है। अंकल नेफ्यू, क्या इसमें भी जनरेशन गैप है? पर अंकल और आंट में क्या कोई जनरेशन गैप होता है? बिल्कुल नहीं। तो अंकल और आंट में जनरेशन गैप नहीं है। तो मेरा उत्तर आ गया डी। इसमें भी जनरेशन गैप, इसमें भी जनरेशन गैप, इसमें भी जनरेशन गैप, पर इसमें नहीं है। हाँ जी, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसका अगला नंबर क्या आएगा वो बताएं। अब 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। 125 क्या है? 5 की क्यूब। ये 5 का स्क्वायर, ये 5 की क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 6 की क्यूब। तो 6 की क्यूब कितनी हो गई? 216। ये स्क्वायर था, ये क्यूब हो गई। ये 6 का स्क्वायर है, ये कितना हो गया? 6 का क्यूब, तो 216। चलें अगला है कंप्लीट द सीरीज। मुझे इससे अगला बताना है। अब पोजीशन वैल्यू डालते हैं। O 15, P 16, Q 17, R 18। तो कितना हो गया? S 19। 15 16 17 18, तो कितना आ गया? 19।
20, 21, 22, 23, 24, तो 24 अपने पास कौन हो गया? x। E F G H तो कितना आ गया? I। तो मेरा उत्तर आ गया x S x I। चलिए अब इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे दिमाग लगाते रहते हैं और क्वेश्चन होता नहीं है। अब देखिए, जब मेरे पास ये सारे प्राइम नंबर्स हों तो अगला प्राइम नंबर बताना है। ठीक है, 17, 19, 23, 29, तो अगला प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या 1 के टेबल पे जाते हैं। ठीक है, तो ये किसी और के टेबल में नहीं आते, अपने टेबल में या 1 के टेबल में। तो 17, 19, 23, 29 क्या है? प्राइम नंबर्स। तो अगला प्राइम नंबर है 31। 31 किसी और के टेबल में नहीं आता। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 12 ऐड हुआ। इसमें कितना है? 20 ऐड हुआ। इसमें 37। हाँ जी, माइनस किया, ये आ गया 5 और ये आ गया 15, 8, कितना आ गया? 28। अगर ध्यान से देखें, इसमें भी 8 बढ़ा, इसमें भी 8 बढ़ा, तो इसमें भी 8 बढ़ा देंगे। 28 + 8 36, तो 65 + 36, तो 5 और 6 11, 7 और 3 10, तो कितना उत्तर आ गया? 101। तो मेरा उत्तर आ गया 101। ठीक है, मैंने पहले डिफरेंस देखा 12, 20, 28, तो मैंने दोबारा देखा 8 8 बढ़ रहा है, तो अगले में भी 8 बढ़ाना है। तो फटाफट मैंने 8 बढ़ाया, 36 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 101। चलें अब इस सीरीज को कंप्लीट करें। हाँ जी, मैंने पोजीशन वैल्यू डाली 3, 7, 11, 15। 3, 7, मैंने देखा इसमें कितना ऐड हुआ? 4। 7 और 11 में कितना ऐड हुआ? 4। 11 और 15 में कितना ऐड हुआ? 4। तो आगे भी 4 ऐड करना है। तो 15 में 4 ऐड किया 19, तो 15 में 4 ऐड किया, कितना आ गया? 19। हाँ जी, इधर देखा 5, 9, 13, 17, तो 5 और 9 में कितना बढ़ा? 4, फिर 4, फिर 4, तो 17 + 4 21, तो कितना आ गया? U। तो मेरा उत्तर आ गया SU। पहले मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट में डिफरेंस देखा, दूसरे में भी 4 4, पहले में भी 4 4, तो 4 4 ऐड कर दिया। चलें, अगला प्रश्न है, इस नंबर को चेंज करना है। तो ये नंबर हम नोट करते हैं नीचे। अगर वो पहला और 6वें डिजिट को इंटरचेंज कर दें, तो पहले मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ। पहले और 6वें को इंटरचेंज कर दें, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 8। फिर उसने कहा सेकंड और 7th को बदल दें, सेकंड और 7th को, ये 4, ये 9। फिर उसने कहा एंड सो ऑन, मतलब बाकियों को भी ऐसे बदलें। तो थर्ड को किसके साथ बदलेंगे? 8th के साथ। फोर्थ को किसके साथ बदलेंगे? 9 के साथ। फिफ्थ को किसके साथ बदलेंगे? 10th के साथ। तो ये 5, ये 2, ये नया नंबर बन गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया नंबर आया उसमें बताएं 7th फ्रॉम राइट हैंड कौन सा है। अब ये जो नया नंबर आया इसमें 7th फ्रॉम राइट हैंड कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा उत्तर क्या आ गया? 7। हाँ जी, अब इसमें अगला नंबर बताना है। अब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 2 2 का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें भी 2 2 का डिफरेंस कर दूं, 1 5 4 2, तो उत्तर आ गया 2 4 5 1, 2 4 5 1। इसमें 4 2 का डिफरेंस था, इधर भी 4 2 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? 2451। हाँ जी, प्यूपिल इज टू क्लास। प्यूपिल कहाँ होते हैं? क्लास में। प्यूपिल सारे क्लास में। बीड कहाँ होते हैं? नेकलेस में। तो बीड कहाँ पर होते हैं? नेकलेस में। बीड को बना के क्या बनता है? नेकल्स, नेकलेस। प्यूपिल को मिला के क्या बनती है? क्लास।
तो देखिए यूजीसी के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी इजी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ड्स गिवन हैं, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो बताएं। 3 एक जैसे हैं, एक अलग। अब देखिए जो डोगरी है वो हिमाचल की क्या है, लैंग्वेज। तो डोगरी है हिमाचल की लैंग्वेज, बाकी सारी क्या है उसकी कास्ट्स। ठीक है, तो ये डोगरी हिमाचल की है लैंग्वेज। चलें, अगला है एक्स, स्वॉर्ड, नाइफ, शॉवेल। अब एक्स काटने के काम आता है, स्वॉर्ड भी काटने के काम आती है, नाइफ भी काटने के काम आता है। शावल होता है जिससे हम ट्रेन में कोयला डालते हैं, तो शावल काटने के काम नहीं आता, ये किस चीज़ के काम आता है, ट्रेन में कोयला डालने के। तो ये सब है कटिंग के लिए चीज़ें। स्वॉर्ड मतलब ये तलवार वगैरह ये सब तीखे होते हैं। स्वॉर्ड क्या होता है, जिससे हम कोयला डालते हैं, तो उत्तर आएगा स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड हो गया अपना बिल्कुल डिफरेंट। हाँ जी, अगला प्रश्न है ऑब्लिक। मेरे पास वर्ड है ऑब्लिक। क्वेश्चन में कह रहा है एक नया वर्ड तैयार करें। कैसे तैयार करना है, वॉवल को सब्स्टिट्यूट करें, सेकंड लेटर फॉलोइंग इट। अब फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए। फॉलोइंग का मतलब होता है आगे, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे। अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं आप सबको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू। वो कह रहा है वॉवल को बदल दो, किसके साथ बदल दो, सेकंड लेटर फॉलोइंग इट, उसके अगले 2 लेटर्स के साथ। कॉन्सोनेंट को बदल दो थर्ड लेटर फॉलोइंग इट, एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पोजीशन वैल्यूज डालेंगे। वॉवल्स हैं ओ आई यू ई, तो वॉवल्स आ गए ओ आई यू ई। उसने कहा वॉवल को किसके साथ बदल दो, सेकंड लेटर फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब आगे। तो इसमें मैं क्या कर दूंगी, +2। फॉलोइंग होता है आगे, प्रीसीडिंग बोलता तो क्या करते, -2। अब अगर मैं पोजीशन वैल्यूज लिखूं अल्फाबेट्स की, ओ पी क्यू, तो ओ को किसके साथ बदलना है, क्यू के साथ। ठीक है, अब आई को किसके साथ बदलना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के साथ, सेकंड लेटर फॉलोइंग अगला। कॉन्सोनेंट को बदलने को कह रहा है थर्ड लेटर फॉलोइंग इट, तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है, थर्ड लेटर फॉलोइंग, तो +3। 15 + 2 17 क्यू, 2 + 3 5 ई, 12 + 3 15 ओ, 9 + 2 11 के, 17 + 3 20, 21 + 2 23, 5 + 2 7। तो मेरा उत्तर आ गया ये की क्यू ई ओ के टी डब्ल्यू जी, तो उत्तर आ गया डी। उसने जैसा कहा हमने वैसा ही करना है। उसने मुझे कहा वॉवल्स को इसके साथ बदलो, कॉन्सोनेंट्स को इसके साथ, तो मैंने वॉवल्स को उसी के साथ बदलना है। फॉलोइंग बोलेगा तो प्लस करेंगे, प्रीसीडिंग बोलेगा तो पीछे जाना है, तो मतलब माइनस करेंगे। चलें, अगला क्वेश्चन है, मेरे पास वर्ड है स्ट्रेटेजिक। क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाएं, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर को यूज़ करके। सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर और सिक्स्थ लेटर को यूज़ करके। अगर तो एक ही वर्ड बनता है तो उसका सेकंड लेटर कौन सा है। अगर कोई भी नहीं बनता तो एक्स आंसर दें। अगर एक से ज़्यादा बनता है तो क्या आंसर दें, एम। एक से ज़्यादा तो एम, कोई भी नहीं बनता तो एक्स, अगर एक ही बनता है तो उसका सेकंड लेटर। तो चलें इन चारों अक्षरों को यूज़ करते हैं और देखते हैं कितने वर्ड्स बनते हैं। अब मेरे पास एक तो बनता है रेट, एक बनता है टीयर। एक से ज़्यादा हो गए, मोर देन वन सच वर्ड, एक से ज़्यादा, तो उत्तर आ जाएगा एम। तो एक से ज़्यादा हो गए तो आंसर आ जाएगा एम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, चपाती इज टू कुक। चपाती हम क्या करते हैं, कुक करते हैं। मीट को हम क्या करते हैं, रोस्ट, तो मीट का क्या आ जाएगा, रोस्ट।
चपाती इज टू कुक, मीट इज टू रोस्ट। चलें, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशनशिप का। हाँ जी, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज, तो मैन क्या होगा? स्पीकर, तो स्पीकर से स्टार्ट किया मैन। हाँ जी, जब भी हम क्वेश्चन को स्पीकर से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? पीछे से। ठीक है, हम ये क्वेश्चन को बना के भी कर सकते हैं और एज्यूम करके भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में वुमेन को पॉइंट आउट किया। मैंने कहा शी इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है। किसकी? मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। ठीक है, ये इकलौती बेटी है एक सास की, और वो सास किसकी है? माई ओनली सन। तो चलिए एज्यूम करके देखते हैं पहले। स्पीकर ने कहा मेरा इकलौता बेटा, तो मेरे इकलौता बेटा, इकलौते बेटे की सास, इकलौते बेटे की सास आपकी क्या लगी? कुड़मनी। ठीक है, इकलौते बेटे की सास आपकी क्या लगी? कुड़मनी या समधन। पंजाबी में बोला जाता है कुड़मनी और हिंदी में समधन। तो मेरी इकलौते बेटे की सास मतलब कुड़मनी या समधन, समधन की इकलौती बेटी, समधन की इकलौती बेटी जो आपके घर आ गई, तो आपकी क्या हो गई? वो वाइफ। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, वुमेन उस मैन की क्या लगी? तो वुमेन उस मैन की क्या लगी? वाइफ। दोबारा देखें, आप सारे स्पीकर से स्टार्ट किया, मेरा इकलौता बेटा, मेरा इकलौता बेटा मतलब आपका बेटा, आपके बेटे की सास, आपके बेटे की सास आपकी क्या लगेगी? कुड़मनी या समधन। ठीक है, तो आपके समधन की ओनली डॉटर, तो समधन की ओनली डॉटर जो आपके घर आ गई, तो आपके घर कौन आ गई? उसकी आपकी वाइफ, तो उत्तर आ गया वाइफ। चलें, अगला प्रश्न है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन को पॉइंट आउट किया फोटोग्राफ में। अब मैन सेज, मैन ने कहा, स्पीकर ने कहा माई ओनली सन। ठीक है, मेरा इकलौता बेटा, इकलौते बेटे के फादर, इकलौते बेटे के फादर मतलब वो खुद, उसकी वाइफ मतलब उसकी वाइफ, वाइफ की ये सास है। अगर वाइफ की सास है तो इस मैन की क्या हो जाएगी? मदर। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, वुमेन उस मैन की क्या लगी? तो आंसर आ जाएगा मदर। ठीक है, यानी कि मदर ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज। तो अगर जो ऑप्शन में नहीं हो तो नन ऑफ दीज। दोबारा देखें, मैन स्पीकर, तो स्पीकर से जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे पीछे से पढ़ेंगे। तो मैन ने कहा मेरा इकलौता बेटा, मेरे इकलौते बेटे के पापा मतलब वो खुद, उसकी वाइफ, तो वाइफ, वाइफ की सास, तो वाइफ की सास है तो इस मैन की क्या हो जाएगी? मदर। तो मदर अपना आंसर आ गया नन ऑफ दीज। चलें, अगला प्रश्न है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेज, वुमेन ने बोला ही इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। चलिए अब ट्री बना के करते हैं। स्पीकर ने कहा ये लड़का है, किसका लड़का है? एक वाइफ का, और वाइफ किसकी है? मेरे हस्बैंड के पापा की। स्पीकर ने कहा ये लड़का है, किसका लड़का? मेरे हस्बैंड के पापा। यहाँ बनाते हैं, स्पीकर के हस्बैंड के पापा का लड़का है, तो स्पीकर के पापा का हस्बैंड का लड़का। ठीक है, तो यानी कि अब ये इसका देवर भी हो सकता है या इसका हस्बैंड भी हो सकता है। अब मेरे पास कहीं पर वर्ड हस्बैंड नहीं लिखा, तो हम आंसर लेंगे देवर या जेठ, तो ब्रदर इन लॉ। दोबारा सुने, एज्यूम करके करते हैं। वुमेन आप सारे, पीछे से पढ़ा माय हस्बैंड्स फादर, मेरे हस्बैंड के पापा मतलब ससुर, ससुर की वाइफ, ससुर की वाइफ कौन हो गई? सास, सास का लड़का है, सास का लड़का। अब देखिए ओनली वर्ड नहीं लिखा, अगर तो ओनली वर्ड होता तो सास का लड़का कौन होता? सास का लड़का कौन होता? उसका हस्बैंड, ओनली वर्ड आता। अभी ये सास का लड़का है, देवर और जेठ भी हो सकता है, तो हस्बैंड ऑप्शन है नहीं, ब्रदर इन लॉ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में कह रहा है कि प्रॉब्लम दी होगी, नीचे दो एक्शन दिए होंगे।
आपको बताना है किससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, जिन्होंने दोज हु हैज अप्लाइड फॉर द जॉब्स आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी एलिजिंग दैट ही इज करप्ट। जो इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें इसके चेयरमैन का रेजिग्नेशन चाहिए क्योंकि ये करप्ट है, पैसे देके बंदों को रख रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन, पहला, एन इंक्वायरी कमेटी शुड बी सेटअप टू लुक इनटू द एलिगेशंस। तो सोल्यूशन है, एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए एलिगेशंस देखने के लिए। दूसरे में कह रहा है द पीपल शुड बी पोलाइटली रिक्वेस्टेड नॉट टू थ्रो मड ऑन द चेयरमैन। क्या ये सोल्यूशन है कि उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कीचड़ ना उछालें? तो बिल्कुल नहीं। तो मेरा उत्तर आएगा पहला, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए कि लुक इनटू द एलिगेशंस। ये नहीं होगा कि पोलाइटली रिक्वेस्ट करें, तो सेकंड नहीं होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। तो आंसर आ गया ए। चलिए अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री कीप फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस रिगिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर ही अंदर शेयर्स बेच देना, प्राइस ऊपर नीचे होना, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? जो फंक्शनिंग है स्टॉक एक्सचेंज की वो सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसी को दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी तो और गफले करती है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ये ठीक है। आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट जॉब्स निकलती नहीं है, अंदर ही अंदर बंदों को रिक्रूट किया जाता है। तो वही कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो पता होगा। तो क्या आ जाएगा? सेकंड। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बी। चलें अगला क्वेश्चन आ गया अपना रैंकिंग का। तो आपके पेपर में रीजनिंग बहुत इजी आती है, टेंशन नहीं लेने का। जब हरजीत मैम है तो साथ। हाँ जी, 6 बंदे हैं। Q इज टॉलर देन P, Q टॉलर है P से, बट नॉट एज टॉल एज L। Q टॉलर है P से पर उतना टॉल नहीं है जितना L है। M इज टॉलर देन N एंड O। M is taller than N and O. हाँ जी, Q is taller than P but not as tall as L. दोबारा से देखते हैं। Q is taller than P but not as tall as L, पर उतना टॉल नहीं है जितना L है, तो ये नहीं आएगा, इसको रब कर देते हैं। M is taller than N and O. M टॉलर है N से भी और O से भी, बट नॉट एज टॉल एज P, पर उतना टॉल नहीं है जितना P टॉल है। सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? अब अगर मैं देखूँ P ये भी है, P ये भी है, तो इसके साथ मैंने लगा दिया Q और ये लगा दिया L। अब सबसे शॉर्टेस्ट या तो N होगा या O होगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा? N या O। मेरे पास N और O के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उत्तर आ गया डेटा इनएडिक्वेट। दोबारा देखते हैं, Q टॉलर है P से पर उतना टॉल नहीं है जितना L है। M इज टॉलर देन N एंड O, तो M N और O से टॉलर है, पर M जो है सबसे M P से टॉलर नहीं है। अब ये सारा मैंने आगे लगा दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है सबसे शॉर्टेस्ट कौन है। अब सबसे शॉर्टेस्ट या तो N होगा या O होगा, तो डेटा इनएडिक्वेट। इन अ क्यू ऑफ 30 बॉयज, 30 बॉयज की क्यू है। M इज 8th फ्रॉम द एंड, M कहाँ पे है? 8th फ्रॉम द एंड। J इज 12th फ्रॉम द फ्रंट, J कहाँ पे है? 12th फ्रॉम फ्रंट। इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन J एंड Q, 6 और Q के बीच में कितने जने हैं? 6। अब Q इधर भी आ सकता है, Q इधर भी आ सकता है। मुझे तो बताया ही नहीं कि Q उसके लेफ्ट में है कि राइट में है। उसने बोला 6 और Q के बीच में कितने बॉयज हैं? 6। अब Q इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो मुझसे पूछा जा रहा है M और Q के बीच में बताएं कितने बच्चे हैं।
मुझे क्यू ही डेफिनेटली नहीं पता कि इधर है कि इधर है, दोनों से आंसर अलग आएगा। तो आंसर आ गया डेटा इनएडिक्वेट। इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ J या Q इज टू द राइट ऑफ J। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। गवर्नमेंट ने अपील करी है सिटीजन को कि ऑनेस्टली अपना इनकम टैक्स पे करें, रिटर्न्स फाइल करें, ताकि हम आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकें उन पैसों से। अब देखिए सबसे पहले तो सोचिए गवर्नमेंट अपील कैसे करती है। अपील कैसे करती है, न्यूज़पेपर में ऐड देके, टीवी में ऐड देके, ऐसी अपील करती है। तो गवर्नमेंट ने अपील करी है सिटीजन्स को कि इनकम टैक्स पे करें, रिटर्न्स फाइल करें, ताकि हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि लास्ट डेट ये है, इस टाइम तक आप पे कर दें टैक्स, कुछ ऐसा। अब इसमें मुझे क्या बताना है, एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है, छुपी हुई बात। अब बंदे ने अपील करी तो क्या सोच के करी। ठीक है, अगर मैं आपको रोज़ काम देती हूँ तो क्या सोच के देती हूँ कि आप करके लाएंगे, तो छुपी हुई बात बतानी है। मोर पीपल में नाउ स्टार्ट पेइंग टैक्सेस इन रिस्पॉन्स टू द अपील। बिल्कुल सही कह रहा है कि मोर पीपल पे करना शुरू कर देंगे। टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन में कंसिडरेबली इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। जो टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन है ये भी बढ़ जाएगा नियर फ्यूचर में। तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो उत्तर आ गया बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन नहीं होता, ओनली 1 एंड 2। हाँ जी, एजम्पशंस में क्या होता है, छुपी हुई बात। इस स्टेटमेंट के पीछे क्या छुपा हुआ है, बंदे ने ऐसा काम किया तो क्या सोच के किया, यही सोच के कि लोग अपील पे बात कर मतलब अब टैक्स पे करना शुरू कर देंगे, टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो उत्तर आ गया बोथ 1 एंड 2। तो चलिए अगले आने वाली वीडियोस में हम और ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ज्ञानम के साथ। धन्यवाद।